अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमने इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डायग्नोसिस और इसकी कैटेगरीज़ को डिस्कस किया है। हमारा आज का टॉपिक है कॉमन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। टाइप्स और कैटेगरीज़ या लेवल्स, उन्हें लेवल्स या कैटेगरीज़ कह सकते हैं, वो डिफरेंट हैं और ये इसकी कॉमन टाइप्स हैं। ठीक है जी। तो आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कॉमन टाइप्स डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ बेसिक जो टाइप्स हैं उनके मैं नाम पहले बता देता हूँ। मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, क्रेटिनिज्म, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली, पीकेयू या फिनाइल कीटोनूरिया, अमाउरोटिक इडियोसी या टे सेक्स डिसऑर्डर। ठीक है जी। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये इसकी कुछ बेसिक टाइप्स हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है जी मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। इसका कॉमन नेम मंगोलिज्म है, वैसे टेक्निकली हम इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है जी। मंगोलिज्म इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नस्ल है मंगोलियन, यानी चाइना से दूसरी तरफ एक मुल्क है मंगोलिया। वहाँ के जो लोग हैं उनके जिस तरह के फ़िज़िकल या फेशियल फीचर्स होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ये पेशेंट्स जिन्हें हम मंगोलाइड्स कह रहे हैं या मंगोलिज्म का शिकार कह रहे हैं, उनकी सुपरफिशियल एक रिजेंबलेंस है उस रेस के साथ। इस वजह से इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है जी। बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से। इसके अलावा ये कुछ ग्लैंडुलर इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से मुराद है कि आम तौर पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म का शिकार जो फ़र्द होगा उसके सेल में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लैंडुलर इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन में कोई कमी बेशी हो सकती है, जिसकी वजह से मंगोलिज्म का शिकार हो सकता है कोई फ़र्द। और मंगोलिज्म, जैसे मैंने कहा कि इनकी सुपरफिशियल रिजेंबलेंस होती है मंगोलिया के लोगों के साथ, उनकी शक्ल शुबात वैसी लगती है, इस वजह से इसे मंगोलिज्म कहा जाता है। मसलन उनकी आमतौर पर जो मंगोलिज्म का शिकार होते हैं लोग, उनकी हाइट बहुत छोटी होती है। वो मंगोलिया या चाइना के भी इन जनरल आप लोगों को जानते होंगे, उनकी हाइट ज़रा कम होती है। तो मैं डायरेक्ट मंगोलॉइड्स की बात करूँगा कि दे आर शॉर्ट इन स्टैचर, इनकी हाइट बहुत कम होती है। ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट नेक, गर्दन ऐसे जैसे होती नहीं है, बहुत ही मतलब बॉडी के साथ ही सर लगा हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा इनके थम्स, फिंगर्स और हैंड्स ये छोटे होते हैं। इनकी पाम्स वगैरह बड़ी होती हैं, लेकिन हैंड्स बड़े क्लमजी होते हैं। ठीक है जी, ढीले ढाले से। ठीक है जी। और इनकी जो फेशियल, स्पेशली इनके जो फेशियल फीचर्स से क्योंकि रिकग्नाइज करेंगे, ख़ास तौर पर इनकी जो आईब्रोज़ हैं वो आड़ी तिरछी होंगी। ख़ास तौर पर वो आलमंड शेप होंगी, इस तरह वो बन रही होंगी राउंड सी। ठीक है जी। या आड़ी तिरछी वैसे भी किस तरीके से हो सकती हैं। जॉज़ वगैरह में थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, फेशियल फीचर्स बिगड़े हुए होते हैं थोड़े से। ठीक है जी। और नोज़ ज़रा थोड़ी छोटी होती है, लिप्स में और टंग में फिशर्स होती हैं और ये बहुत ड्राई होती है। तो इस तरह की कुछ फेशियल करैक्टरिस्टिक्स इनकी हैं, जिसकी वजह से इन्हें मंगोलॉइड्स कहा जाता है। इसके अलावा इनमें मोटर इनकोऑर्डिनेशन होती है, यानी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हों या फाइन मोटर स्किल्स हों, बहुत बड़ी मूवमेंट्स यानी चलना फिरना, दौड़ना, उछलना वगैरह हो, या चीज़ों को पकड़ना, लिखना, टाइप करना, या कोई भी जिनमें छोटी हमारी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, फाइन मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, वो ये दोनों तरह की इनकी उनमें इनकोऑर्डिनेशन होती है, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर सकते। ठीक है जी। किसी भी किस्म की लर्निंग या ट्रेनिंग इनको नहीं करवाई जा सकती, यानी ना ये एजुकेबल हैं ना ये ट्रेनेबल हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा लेकिन जो बेसिक सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं और डेली लिविंग स्किल्स हैं, वो इनको ज़रूर सिखाई जा सकती हैं, ताकि कुछ लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अपने काफ़ी सारे काम भी खुद कर सकते हैं, और मैनुअल वर्क जो भी हाथ से करने वाला काम है, इस तरह के काम छोटे मोटे वो खुद कर लेंगे। ये कंडीशन जो सी है, क्योंकि ये जेनेटिक होती है, बाय बर्थ मौजूद होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, इसलिए ये इरिवर्सिबल है, इसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। ना इसका कोई ट्रीटमेंट है, ना इसकी कोई प्रिवेंशन है, ना इसको सिर्फ कोई जेनेटिक काउंसलिंग आप कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब होता है कि
बर्थ से पहले ही बेबी के बर्थ को रोक दिया जाए, तो यही एक तरीका बचता है। अदरवाइज़ अगर ये हो जाए तो इसे रिवर्स करने का, प्रिवेंट करने का या ट्रीट करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरी मेजर टाइप है जी क्रेटिनिज़म। वैसे जो मंगोलिज्म है वो सबसे ज़्यादा जो आम टाइप पाई जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार लोगों में, वो मंगोलिज्म ही है। दूसरी एक टाइप जो है वो है जी क्रेटिनिज़म। क्रेटिनिज़म को हाइपोथायरॉयडिज़म भी कहा जाता है। हाइपो और हाइपर दो लफ्ज़ आपने सुने होंगे। हाइपर जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और हाइपो का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत कम होती है। तो थायरॉयडिज़म से आपके जहन में थायरॉयड ग्लैंड आना चाहिए। थायरॉयड ग्लैंड ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसलिए जो टाइप है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, इसका ताल्लुक हमारी मेटाबॉलिक इम्बैलेंस से है, मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी से या लैक ऑफ एक्टिविटी से है। हमारा यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी कम हो गई होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी स्लो हो गया होता है, तो ग्रोथ वगैरह पर बहुत बुरे असरात इसके पड़ते हैं। इसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। ठीक है जी, क्रेटिनिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें भी बहुत से फिज़िकल फीचर्स आ जाते हैं। इसमें भी वो शॉर्ट स्टैचर्ड होते हैं लोग, उनका कद वगैरह छोटा होता है, और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं यानी बाजू टांगें ये भी छोटी होती हैं, और बॉडी पर हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, और इसके अलावा ये जो सेक्सुअलिटी होती है वो भी डेवलप नहीं कर पाते। इनका जो पेट है वो थोड़ा प्रोट्रूडिंग सा होता है, बाहर की तरफ को निकला हुआ होता है। तो इस तरह के इनके अंदर फिज़िकल फीचर्स पाए जाते हैं। अब चूँकि ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी में प्रॉब्लम की वजह से है, तो अगर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को दोबारा बहाल कर दिया जाए, यानी उसमें कोई इंजेक्शंस वगैरह के ज़रिए उसको ट्रीट किया जा सकता है, तो इस क्रेटिनिज़म को रोका या मैनेज किया जा सकता है या ट्रीट भी किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म किस एज में हुआ है और किस हद तक हो चुका है। अगर नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका हो, ब्रेन डैमेज हो चुका हो बहुत ज़्यादा, और अर्ली एज में हो गया हो, तो ऑब्वियसली फिर ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये लेट हुआ हो और ब्रेन डैमेज इतना ना हुआ हो, तो फिर इसको ट्रीट करना किसी हद तक पॉसिबल होता है। ठीक है जी। इसके अलावा जी थर्ड टाइप है इसकी माइक्रोसेफेली। माइक्रो मीन्स छोटा और सेफेली मीन्स हमारे जो क्रेनियम का साइज़ है। क्रेनियम का साइज़ जब बहुत छोटा होता है, नॉर्मल से बहुत छोटा हो, तो इसे माइक्रोसेफेली कहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है या ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। इसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। माइक्रोसेफेली भी आमतौर पर ये बाय बर्थ भी हो सकती है, यानी जेनेटिकली भी हो सकता है, और ये नॉन जेनेटिक भी हो सकती है। बर्थ के बाद किसी और वजह से भी हेड का साइज़ जो है वो नॉर्मल से छोटा रह सकता है। आमतौर पर हमारे हेड का साइज़ 22 इंचज़ होता है, एक नॉर्मल जो हेड साइज़ है। ठीक है जी, लेकिन इनका हेड साइज़ 17 इंच से कभी भी ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम साइज़ इनका 17 इंचज़ होता है, इसलिए इनको माइक्रोसेफेलिक कहते हैं। इसकी वजह से या तो ब्रेन की ग्रोथ कम होती है या फिर ब्रेन डैमेज हो जाता है। ठीक है जी, और इसकी वजह से इनका जो हेड है वो कोन शेप्ड बनता है। इनकी जो चिन और फॉरहेड है वो पीछे की तरफ को, या ऐसे लगता है कि जैसे बहुत छोटे हैं ना होने की तरह लगते हैं। हेड ऐसे लगता है, फॉरहेड भी नहीं है और चिन भी नहीं है, माउथ से, और कोन शेप्ड इनका जो स्कल वो बनता है। ठीक है जी, और हाइट भी आमतौर पर इनकी छोटी रहती है, क्योंकि ग्रोथ जो उनसी है वो एबनॉर्मल होती है, और इसकी वजह से जो ब्रेन डैमेज हो जाता है वो भी इरिवर्सिबल है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो अब तक हमने तीनों टाइप्स डिस्कस किए हैं वो मॉडरेट से प्रोफाउंड कैटेगरी की हो सकती हैं। मंगोलिज्म जो है वो प्रोफाउंड से मॉडरेट से सीवियर लेवल का हो सकता है। इसी तरह जो क्रेटिनिज्म है वो मॉडरेट से सीवियर हो सकता है, जबकि ये जो माइक्रोसेफेली है ये मॉडरेट से प्रोफाउंड लेवल की हो सकती है। मैंने कहा कि जेनेटिक भी हो सकती है, नॉन जेनेटिक भी हो सकती है। जेनेटिक आप लोगों ने मतलब ये जीन्स में ट्रांसफ़र हुआ, इसकी वजह से हेड साइज़ छोटा रह गया है, कोई जीन्स में कोई प्रॉब्लम थी। नॉन जेनेटिक कोई जो डाइट वगैरह के इश्यूज़ की वजह से, या आप लोगों ने शायद गुजरात में एक मशहूर पीर खाना, या वो है एक क्या उसे कहेंगे, एक गद्दी समझ लें जी, तो जी दौले शाह मशहूर है जी। दौले शाह, उनके वहाँ जो जी दौले शाह की चुई उन्हें हम कहते हैं आम ज़ुबान में, उनके हेड साइज़ बहुत छोटे होते हैं। तो वो कुछ तो वहाँ प्रॉब्लम थी और बाय बर्थ ऐसे थे, लेकिन बाद में मैंने मतलब सुनने में आया कि उनको बर्थ के वक्त बहुत से बच्चों को सिर्फ वो मांगने के लिए कि बाद में वो इस काम आ सकें, इस उन पर लगाया जा सके, उनको पैदा होते ही हेड पर एक वो पहना दिया जाता था लोहे का कोई कड़ा सा,
जिसकी वजह से ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो पाती थी और इसकी वजह से वो ऑब्वियसली नॉर्मल उनका जो है इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं हो पाता और बाद में फिर उनसे बैगिंग करवाई जाती है। ठीक है जी, तो यानी नॉन जेनेटिक भी ये हो सकती है और इरिवर्सिबल इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। फोर्थ टाइप है जी हाइड्रोसेफेली। हाइड्रोसेफेली ये हेड साइज़ का नॉर्मल से बड़े हो जाना होता है। इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसमें हेड साइज़ नॉर्मल से बड़ा हो गया होता है उसे हाइड्रोसेफेली कहते हैं। एक्चुअली ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, जिसके अंदर ब्रेन एक किस्म का फ्लोट कर रहा है। वो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए है ताकि ब्रेन जो है वो अपनी जो साइड्स हैं उनके साथ है मतलब उसको किसी किस्म की फ्रिक्शन पैदा होकर उसको नुकसान ना पहुँचे, तो उसको कुशन प्रोवाइड करने के लिए उसमें एक फ्लूइड मौजूद है जिसके अंदर ब्रेन फ्लोट कर रहा है उसको प्रोटेक्शन के लिए। बाज़ औक़ात वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्रेन का साइज़ की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है जी, इसे हाइड्रोसेफेली कहते हैं। इसकी वजह से वो जो CSF है वो ब्रेन सेल्स के ऊपर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है और ब्रेन डैमेज हो जाए तो ऑब्वियसली फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाएगा बच्चा। इसके अलावा ये हाइड्रोसेफेली की एक और फॉर्म जिसमें हेड साइज़ बड़ा होता है उसे हाइड्रोसेफेली की बजाय मैक्रोसेफेली भी कहते हैं। ऐसा CSF की वजह से नहीं होता, फ्लूइड्स की वजह से नहीं होता, बल्कि किसी और वजह से, किसी ट्यूमर के पैदा हो जाने की वजह से या जो जिन झिल्लियों के मेम्ब्रेन्स के अंदर ब्रेन लिपटा हुआ है उनके अंदर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, तो इस तरह के कॉजेज़ की वजह से भी ब्रेन का साइज़ बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है फ़र्द। ठीक है जी, और ये भी डिपेंड करता है कि ये किस एज में हेड साइज़ बड़ा होना वो शुरू है और किस हद तक बड़ा है। अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ऑब्वियसली फिर वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, और अर्ली एज में ऐसा होना शुरू हो गया हो तो नुकसान जो है उसको फिर प्रिवेंट करना या ट्रीट करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये बाद में होना शुरू हुआ है और उसका भी डिग्री कम है, बड़े होने का बड़ा इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो फिर इसका ट्रीटमेंट सर्जिकली पॉसिबल है। यानी इसका ऑपरेशन वगैरह करके उसमें से फ्लूइड निकाला जा सकता है, ट्यूमर्स को रिमूव किया जा सकता है, तो उससे इसको किसी हद तक ट्रीट या प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक ख़ास डिग्री तक। अगर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा ब्रेन का साइज़ बढ़ गया या नुकसान ब्रेन डैमेज हो चुका है फिर उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी मॉडरेट से सीवियर लेवल की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। किसी हद तक ये प्रिवेंटेबल ट्रीटेबल है लेकिन एक ख़ास हद तक। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके अलावा जी इसकी फिफ्थ टाइप है फिनाइल कीटोनूरिया, PKU, इसका शॉर्ट फॉर्म में से कहा जाता है PKU या फिनाइल कीटोनूरिया। ये बेसिकली एक जेनेटिक या इनहेरिटेड डिजीज़ है। ये ट्रांसफ़र होती है रिसेसिव जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और इसमें बेसिकली एक फिनाइल एलेनाइन एक प्रोटीन है जो जिसे ब्रेक डाउन करने के लिए एक अमाइनो एसिड दरकार होता है। तो जिनको PKU होता है उनमें वो अमाइनो एसिड नहीं बनता, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है फिनाइल एलेनाइन का, यानी उसको फिनाइल एलेनाइन को जो डाइजेस्ट करना समझ लें, उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके तोड़ कर उसको हम या यूज़ कर लेते हैं या उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो वो अमाइनो एसिड नहीं बन रहा होता जिसकी वजह से फिनाइल एलेनाइन का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं होता। फिनाइल एलेनाइन बॉडी के अंदर स्पेशली ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू होती है, यानी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। यानी रिसेसिव जीन्स दोनों पेरेंट्स से जब हमें मिलती हैं उसकी वजह से PKU हो जाता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है वो नहीं बनता जो फिनाइल एलेनाइन को मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको बड़े मॉलिक्यूल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है। वो अमाइनो एसिड ये प्रोड्यूस नहीं कर रही होती इनकी बॉडी। ठीक है जी, और जब ये ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये बॉडी के इन जनरल भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, और जब ब्रेन सेल्स डैमेज हों तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी। इसकी वजह से आमतौर पर इनको सीजर्स यानी दौरे वगैरह पड़ते हैं, झटके लगते हैं। ठीक है जी, एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा यानी कि स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है और एक कॉन्टीन्यूस किस्म की ख़ारिश होती है, एक बड़ी ही बैड सी स्मेल इनके पास से आती रहती है हमेशा। ठीक है जी, एक कॉन्टीन्यूसली वो स्मेल इनसे आती रहती है। तो इस तरह की बड़ी वाज़े किस्म की सिम्टम्स जो सी हैं वो PKU की दफ़ा पाई जाती है।
ये भी माइल्ड मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी के होते हैं या प्रोफाउंड कैटेगरी भी हो सकते हैं जिनको PKU होता है। इनका ट्रीटमेंट इस हद तक पॉसिबल है कि अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जल्दी पता चल जाए कि PKU है, तो ऐसी ग़िज़ाएँ जो उनसी हैं यानी डाइट के थ्रू इनका इलाज किया जाता है जिनमें फ़िनाइल एलेनाइन प्रोटीन कम हो, वो वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं। जिनके अंदर फ़िनाइल एलेनाइन ज़्यादा होगा उनको कम से कम इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि वो एक्यूमुलेट ना हो पाए, क्योंकि फ़िनाइल एलेनाइन को मेटाबोलाइज करने के लिए जो अमीनो एसिड है वो ये इनकी बॉडी प्रोड्यूस है नहीं कर रही। इस वजह से फ़िनाइल एलेनाइन वाली डाइट जो सी वो इनको नहीं दी जाती। लेकिन अगर ये लेट डायग्नोसिस और नुकसान ऑलरेडी हो चुका हो तो फिर इसका ऑब्वियसली कोई सोल्यूशन नहीं PKU का, ठीक है जी। और इसको डायग्नोज करने के लिए फ़िनाइल पायरोविक एसिड देखा जाता है यूरिन के अंदर। अगर यूरिन के अंदर फ़िनाइल पायरोविक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़िनाइल कीटोनुरिया का पेशेंट हो सकता है या का शिकार हो सकता है, ठीक है जी। तो इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो जी अमोरोटिक इडियोसी। अमोरोटिक इडियोसी पुराना नाम है, अब इसको और इसकी एक सब टाइप बनाई जाती थी टे-सेक्स डिसऑर्डर, लेकिन अब अमोरोटिक इडियोसी को ही टे-सेक्स डिसऑर्डर मुकम्मल तौर पे कहा जाता है, ठीक है जी। ये अमोरोटिक इडियोसी की टर्म की बजाय आप कंप्लीटली इसकी जगह टे-सेक्स डिसऑर्डर की टर्म जो सी है वो आप देखेंगे अब मौजूदा इस्तेमाल होती हुई। तो अमोरोटिक इडियोसी भी एक मतलब इनहेरिटेड डिजीज़ है। ये भी रिसेसिव जीन्स की वजह से इनहेरिट करते हैं लोग, और ये डायरेक्टली इसकी इनहेरिटेंस नहीं है, यानी पेरेंट्स से डायरेक्ट बच्चों को ये नहीं हो सकती। यानी पेरेंट्स इस डिज़ीज़ का शिकार हों और आगे से बच्चों को हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो अमोरोटिक इडियोसी के पेशेंट्स हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, किस तरह की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो शिकार हैं, वो मैक्सिमम 14 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। आमतौर पर तो सिर्फ 2-3 साल तक इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2 to 3 ईयर्स है, फिर इसके बाद 5 to 6 ईयर्स, और मैक्सिमम जो इसकी स्टेज है वो 14 ईयर्स हो सकती है। वो बहुत ही रेयर है। इस वजह से ऑब्वियसली ये आगे से नस्ल पैदा करने वाली स्टेज तक तो जाता ही नहीं है। ये कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है? ये कैरियर पेशेंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र, कैरियर पेरेंट्स के थ्रू, यानी ऐसे पेरेंट्स जिनको खुद तो अमोरोटिक इडियोसी नहीं थी, उनको अपने एक पेरेंट की तरफ से इसकी जीन्स मिली थी और दूसरे पेरेंट की तरफ से नहीं थी मिली। इसका मतलब ये हुआ कि उनको खुद अमोरोटिक इडियोसी नहीं थी, लेकिन वो उसके कैरियर ज़रूर थे। किसी भी स्टेज पर जब उनकी मतलब शादी ऐसे पर्सन से होती है जो दूसरा पर्सन भी अमोरोटिक इडियोसी का कैरियर हो, तो फिर दोनों की जीन्स मिलकर बच्चा जो उनसा है वो अमोरोटिक इडियोसी का शिकार होगा। इसकी 2 से 3 इसकी स्टेजेस बनाई जाती हैं, जिसे हम अमोरोटिक इडियोसी इन्फेंटाइल, अमोरोटिक इडियोसी जुवेनाइल और अमोरोटिक इडियोसी चाइल्डहुड एंड जुवेनाइल, 3 स्टेजेस की बनाई जाती हैं। अब इन्हीं अमोरोटिक इडियोसी इन्फेंटाइल, अमोरोटिक इडियोसी चाइल्डहुड और अमोरोटिक इडियोसी जुवेनाइल, इनको टे-सेक्स डिसऑर्डर इन्फेंटाइल, टे-सेक्स डिसऑर्डर चाइल्डहुड, टे-सेक्स डिसऑर्डर जुवेनाइल का नाम भी दिया जाता है, ठीक है जी। और अमोरोटिक इडियोसी इन्फेंटाइल, पहले इस इन्फेंटाइल स्टेज जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको 2 से 3 साल तक के बच्चे जो उनसे होते हैं, उन जिनकी डेथ हो जाती है, उन्हें हम टे-सेक्स डिसऑर्डर या अमोरोटिक इडियोसी इन्फेंटाइल कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है वो 5 से 6 साल तक मैक्सिमम ज़िंदा रह सकता है, और जो तीसरा ग्रुप है जुवेनाइल ग्रुप, वो मैक्सिमम 14 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है जी। तो ये बड़ी एक रेयर किस्म की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसे हम अमोरोटिक इडियोसी और आजकल टे-सेक्स डिसऑर्डर कहते हैं। इस तरह की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बच्चे के जो बच्चा एक सैक की तरह हो जाता है, एक बोरी की तरह हो जाता है, और जैसे बोरी के अंदर बंद कोई चीज़ है वो खुद से अच्छे तरीके से मूव नहीं कर सकती, तो इनकी बोन्स वगैरह की ग्रोथ सही नहीं होती। बॉडी जो सी वो खुद से ये सीधा खड़ा होना, सहारा लेना, गर्दन सीधी खड़ी कर लेना, कुछ भी पॉसिबल होता है। जैसे कोई ढीली ढाली कोई चीज़ गिर जाती है, इस तरह ये बन जाते हैं। मोटर इनकोऑर्डिनेशन शदीद किस्म की होती है, सिटिंग और बैलेंसिंग, वॉकिंग, इस तरह की कोई स्टेज ये अचीव नहीं कर पाते, ख़ास तौर पर इन्फेंटाइल स्टेज पर। बड़े होते जाते हैं तो किसी हद तक उनमें वो मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर इनके अंदर बॉडी के अंदर इतनी शदीद किस्म की इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाइपर एक्सटेंसिविटी होती है कि बॉडी जो उनसी बहुत ज़्यादा ढीली ढाली होती है,
और किसी भी किस्म का सहारा या जो हमारी मोटर स्किल्स हैं, चीज़ों को पकड़ना, उठना, बैठना, खड़े होना, इस तरह की एबिलिटीज़ इनके अंदर पैदा नहीं होती। और ये भी एक इरिवर्सिबल किस्म की डिज़ीज़ है, इसको भी दोबारा ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो इसकी टाइप है जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, उसे हम कहते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ये बड़ी रेयर किस्म की डोमिनेंट जीन्स की इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी ये भी इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से बच्चों को में मुंतकिल होती है और ये डोमिनेंट जीन्स की वजह से होती है। ठीक है जी। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स, ऑटोसोमल से मुराद है कि ये जो हमारी जेंडर से रिलेटेड एक्स और वाई क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड नहीं है, बाकी किसी और क्रोमोसोम के साथ ये लिंक्ड है और ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है कि एक अकेली पेरेंट्स की तरफ से भी अगर ये आ जाए तो बच्चा जो सा है वो इसका शिकार हो जाएगा। रिसेसिव का मतलब है दोनों पेरेंट्स की तरफ से अगर आएगी तो तब जो सा है वो अपना असर दिखाएगी, लेकिन डोमिनेंट का मतलब है अकेले पेरेंट्स की तरफ से भी अगर ये आ गई तो ये अपना असर दिखा देगी। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ये बड़ी रेयर किस्म की डिजीज़ है, ऐसा होता आमतौर पर बहुत कम है कि सिंगल ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन जो सी है वो अपना असर दिखा जाए और उसकी वजह से कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर हो जाए। ये एम्ब्रियो जिस वक्त बन रहा होता है, बेबी स्टार्ट में जब बन रहा होता है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं उसमें से इकोडर्मल जो लेयर होती है, बाहर वाली तीन होते हैं लेयर्स में से, वो लेयर जो सी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती। उसकी वजह से कोई या तो वो अक्सर तो बहुत माइल्ड सी सिम्टम्स आती हैं, जैसे कि स्किन वगैरह की डिस्कलरेशन है, स्किन की कलर्स वगैरह में कोई मसला आ जाता है, उसको डॉट्स या स्पॉट्स लग जाते हैं, ये तो बड़ी माइनर है। लेकिन फर्दर जैसे इसमें वो आती जाती है, सिवियरिटी आती जाती है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्यूमर्स और बहुत सारी एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ें जो उनसे वो बननी शुरू हो जाती हैं और वो ट्यूमर्स किसी भी जगह पर बन जाते हैं, लंग्स में, किडनीज़ में, आइज़ में। यानी ये ग्रेजुअली इनका सबसे के जो क्लियर सिम्टम नज़र आती है, ये ग्रेजुअल ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो सी है वो आँखें जो सी उनके अंदर ट्यूमर्स वगैरह या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें वो बॉडीज़ क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से विजन जो सी वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। इसकी वजह से लंग्स, किडनीज़ और किसी भी बॉडी के या ख़ास तौर पर स्किन के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्यूमर्स या गिल्टियाँ वगैरह जो सी हैं वो बन जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी को इन जनरल नुकसान पहुँचता है और नर्वस सिस्टम जो सा है, ब्रेन सेल्स, उनको भी डैमेज होता है, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। और ये भी एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ और ये भी इरिवर्सिबल है, इसको भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। और लास्ट टाइप है जी एक्स लिंक्ड सिंड्रोम्स या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। एक्स लिंक्ड यानी जो हमारी जेंडर को डिटर्मिन करने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं एक्स एंड वाई, उनमें से जो एक्स क्रोमोसोम है इससे लिंक्ड या इस पर असर, इसकी जो जीन्स हैं उनके अंदर कोई मसला अगर आ जाए या ख़ास तौर पर जो एक्स है उसकी डुप्लीकेशन हो जाए, जोड़ा आमतौर पर बनता है एक्स और वाई से एक मेल बनता है, आमतौर पर ये मेल्स में ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। एक्स और वाई से एक मेल बनता है, अगर एक्स दो हो जाए, एक्स एक्स वाई यानी एक्स की डुप्लीकेशन हो जाए, उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पैदा होती है, बॉडी में कई तरह के जो बिगाड़ पैदा हो जाते हैं, उन्हें एक्स लिंक्ड सिंड्रोम या डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। इसी तरह की एक और टाइप फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। ठीक है जी। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बेसिकली ये भी एक्स लिंक्ड एक सिंड्रोम या डिजीज़ या डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो बॉडी के अंदर एक हमारी जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको कम करने के लिए या हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए एक ख़ास प्रोटीन है जो पैदा होनी ज़रूरी है, उसे हम FMR1 कहते हैं। ठीक है जी। फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन 1 FMRP। ठीक है जी। वो बननी ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो एक्स है उसकी जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से वो FMR जो है वो FMR1 वो नहीं बन पाती। वो जब वो ख़ास प्रोटीन नहीं बन पाती, उसकी वजह से ब्रेन जो सी उसकी ग्रोथ बहुत बुरी तरह मुतासर होती है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है बच्चा। दो जो सबसे कॉमन टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, उसमें मंगोलिज्म यानी डाउन सिंड्रोम और दूसरी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। सबसे ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार लोग होते हैं वो इन्हीं दो टाइप्स में पाए जाते हैं, बाकी सब टाइप्स बहुत माइनर होती हैं, फिर मोरोटिकिडियोसी है या माइक्रोसेफेली या हाइड्रोसेफेली वगैरह, वो बहुत रेयर होती हैं। ये दोनों बहुत कॉमन टाइप्स हैं। ठीक है जी। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में ये जल्दी इसका जो ऑनसेट है वो इतना जल्दी नहीं होता, ये इतनी जल्दी ज़ाहिर नहीं होती। इसमें मैक्रो ऑर्किडिज्म हो जाता है, यानी टेस्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है,
इसके अलावा ये प्यूबर्टी तक पहुँचने तक जो सा है ये अपने आसार दिखाना शुरू करती है, यानी बालिग होने तक। इसमें जो फेस है वो अबलॉन्ग हो जाता है, लंबूतरा हो जाता है, जॉज थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है जी, और आवाज़ जो सी है वो मुतासिर होती है, ठीक है जी। इसके अलावा हैंड फ्लैपिंग जो सी है वो आ जाती है, और इनकी जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ी सी मुतासर होती है। इसके अलावा इनके फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही ढीले ढाले होते हैं, ठीक है जी। और इस तरह के इनके अंदर सिम्टम्स आ जाती हैं। मेरी कुछ एक्शन से और कुछ एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा तो मैं किसकी तरफ बेसिकली इसमें इशारा कर रहा हूँ, जो प्यूबर्टी के वक्त सिम्टम्स आ जाती हैं, ठीक है जी। और जिस किस्म की सिम्टम्स इसमें आती हैं तो इस वजह से जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी IQ लेवल बहुत लो हो जाता है, 55 से बिलो होता है, मॉडरेट से सीवियर रेंज में ये होते हैं। और ये तो माइनर सिम्टम्स जो मैंने बताई थी, इसके अलावा इससे भी और ज़्यादा सीवियर होती जाती हैं सिम्टम्स, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ इसके सिम्टम्स वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब डिटेल्ड हो जाएंगी। मैं उनको एक्सप्लेन करना चाह रहा था लेकिन वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं उनको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा इसकी कॉज़ैलिटी को, अगर कोई जानना चाहेगा तो एक ऑडियो मैसेज की शक्ल में, ठीक है जी। फ़िलहाल जो हम इसको वाइंड अप करते हैं, तो ये थी इसकी जनाब बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मज़ीद अगर इसमें से कोई आपने डिटेल पूछनी हो, ये भी एक, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये भी एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, पेरेंट्स से बच्चों को मुंतकिल होती है, इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और ये रिवर्सिबल भी नहीं है, इसे भी वापस से इसका नहीं किया जा सकता, ना इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है ना इसकी प्रिवेंशन पॉसिबल है, ठीक है जी। और वैसे ये काफ़ी हद तक नॉर्मल जो इनकी वॉकिंग और इस तरह की वो आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात शदीद सिम्टम्स आ जाती हैं इसमें। इनकी जो डेवलपमेंट है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले आ जाता है, ये चलना फिरना और हर काम जो है वो डिले स्टार्ट करते हैं। लेकिन आम तौर पर जो इसकी माइल्ड सिम्टम जब होती हैं तो ये काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल होते हैं और अपनी पूरी लाइफ भी गुजार सकते हैं। बाकी जो टाइप्स हैं उनमें आमतौर पर डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन इसमें ये पूरी लाइफ अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी आम लोगों की होती है उतनी इनकी भी होती है, ठीक है जी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो मज़ीद अगर आपने कोई इसमें डिटेल पूछनी हो तो मैं इंशाल्लाह ऑडियो मैसेज में आपको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, या इसमें आप नीचे कमेंट्स करके आप पूछ लें तो मैं इंशाल्लाह आपको इसमें मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।